नमस्कार। लखनऊ का सियासी माहौल बेहद गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरकार और संगठन में तमाम तरह की चर्चाओं का दौर जारी है। राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानने वाले लोग मानते हैं कि अगर केंद्रीय स्तर से महासचिव संगठन बीएल संतोष अगर आते हैं, सरकार के कामकाज की समीक्षा करते हैं, पार्टी दफ्तर में बैठक लेते हैं और लगातार जो बैठक है वो आने वाले कुछ दिन तक जारी रहेंगी। बीजेपी और संघ के जो टॉप प्रचारक हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनके बीच भी बैठक होनी है, तो इसके कुछ न कुछ सियासी मायने जरूर हैं। लेकिन सियासी मायने ऐसे नहीं कहे जा सकते कि उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि इतना जरूर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन की कमान एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य, जो अभी डिप्टी सीएम है, उनको सौंपी जा सकती है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कहा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य जब डिप्टी सीएम, जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो पिछड़ों का एक बहुत बड़ा वोट, अति पिछड़ी जातियों का भी एक वोट बीजेपी को मिला था। लेकिन अब आज जिस तरह पूरे दिन भर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का सियासी टेम्परेचर बढ़ा, उससे इस बात के साफ अंदाजे या आप कह सकते हैं मायने निकलते हैं कि प्रदेश में केवल कैबिनेट विस्तार की बात जो कही जा रही है, उससे ज्यादा बड़ा कुछ हो सकता है, जिसमें संगठन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और कोई सियासी मायने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी दे सकती है। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसके बाद कल बीएल संतोष, जो महासचिव संगठन है, बहुत ताकतवर पद होता है पार्टी के अंदर महासचिव संगठन का, बीएल संतोष कल डिप्टी सीएम, जो दो डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, इनके साथ मुलाकात करेंगे, इनसे फीडबैक लेंगे। आज मंत्रियों से फीडबैक लिया गया है। इसके अलावा संघ के प्रचारकों के साथ भी उनकी बैठक होनी है और आज मुख्यमंत्री आवास पर भी अभी बैठक चल रही है। तो 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव है। हाल ही में पंचायत के चुनाव हुए हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद जो हालात बने हैं, वो सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक आपने हालात को देखा है, समझा है और इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं चुनाव से ठीक पहले, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन अगर पार्टी के अंदर इस तरह के सवाल खड़े होते हैं कि क्या 8 महीने पहले अगर अरविंद कुमार शर्मा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत करीबी हैं, उनको कैबिनेट में शामिल करने की जो चर्चा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, केशव प्रसाद मौर्य को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो इसके भी क्या सियासी मायने हो सकते हैं, इसको लेकर लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अभी संघ में दूसरे नंबर के दत्तात्रेय होसबोले, वो भी लखनऊ में थे। उन्होंने तमाम बैठकें की हैं और फीडबैक लिया है, क्योंकि बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक भी हो चुकी है उत्तर प्रदेश को लेकर विशेषकर। हालांकि जनवरी फरवरी 2022 के अंदर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इनमें उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख है। और अब जब लोग इस तरह की अटकलें लगाते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई परिवर्तन हो सकता है जैसा हाल में उत्तराखंड में देखा, तो इसको ऐसी बातों को सिरे नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि बीजेपी इतने बड़े स्टेट में इतना बड़ा परिवर्तन चुनाव से ठीक पहले नहीं करेगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। तो आज जो बैठक हुई उसमें उत्तर प्रदेश में जो 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो महामंत्री जो पार्टी के हैं वो, और संगठन मंत्री हैं वो, प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम जो लोग हैं, दिल्ली से महासचिव बीएल संतोष आए हैं, ये सारे लोग बैठे हैं। तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है और देखना यह है कि क्या ये जो इतनी बड़ी कवायद है, ये क्या सिर्फ एक कैबिनेट के 6 पदों को भरने के लिए हो रही है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले, बंगाल के चुनाव के बाद या उत्तर प्रदेश में हालिया पंचायत चुनाव के बाद या कोरोना महामारी के बाद जैसी एक तस्वीर बनी है, उसके बाद ये साफ कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी कवायद उत्तर प्रदेश के अंदर, जो सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नहीं हो सकती। और अरविंद कुमार शर्मा, जिनके बारे में साफ कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत चहेते अफसर हैं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात में थे तो उनको लेकर, फिर जब दिल्ली आए तो उन्हें भी साथ लेकर आए और अब उनको उत्तर प्रदेश में एमएलसी बनाया गया। पहले उनका जो वक्त था रिटायरमेंट का, उससे पहले रिटायरमेंट दिलवाया गया और अब वो उत्तर प्रदेश के अंदर कहा जा रहा है उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में भेजा जाएगा। तो
ऐसे वक्त में जब चुनाव के लिए बिल्कुल माहौल उत्तर प्रदेश में बन चुका है, हालांकि कोरोना महामारी के कारण तमाम बंदिशें हैं, लेकिन इसके बाद भी जो सोशल मीडिया है उस पर जबरदस्त प्रचार है। 8 महीने का वक्त केवल चुनाव में रह गया है और ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने बड़े लेवल पर बैठकें हो रही हैं, जितने बड़े लेवल पर मंथन चल रहा है, मंथन को पूरे जो माहौल है उसको समझने का काम केंद्रीय आलाकमान कर रहा है, उसके कुछ सियासी मायने यही निकलते हैं कि कामकाज की समीक्षा के साथ ही पार्टी ये भी चाहती है कि 8 महीने पहले तैयारियों को शुरू किया जाए, जिससे 2022 के चुनाव तक किसी भी तरह की गलती न हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, चाहे मोदी सरकार, इस बात को जानते हैं कि चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो या कोरोना महामारी के जो सेकंड फेज है इसमें हुई मौतों का मामला हो, ऑक्सीजन की कमी से लोगों को परेशानियां, मौत का मामला हो, दवाइयों की कमी का मामला हो, उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ा है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस तरह की रिपोर्ट्स की है कि भारत में जो हालात रहे वो बेहद खराब रहे कोरोना महामारी के साथ, और अब उत्तर प्रदेश के लिए इसी लिहाज से पार्टी, बीजेपी और संघ परिवार तैयारी कर रहे हैं कि फतह हासिल करने में कहीं कोई कमी न रह जाए। क्योंकि इस बात को पंचायत चुनाव के नतीजों ने या बंगाल चुनाव के नतीजों ने उन्हें समझाया है कि कोरोना महामारी की सेकंड फेज के बाद जो हालात बने हैं, पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं, चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन देखें या आप पूर्वांचल में जाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें 10 छोटे बड़े दल शामिल हैं, उनका आप संगठन देखें, तो ये जो माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है इसमें पार्टी के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए ही पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। 6 कैबिनेट मंत्रियों के जो रिक्त पद खाली है उनमें कौन बेहतर चेहरे होंगे उनको लाने की बात कही जा रही है। और चर्चा इस बात की भी है कि जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, उनको कहीं ना कहीं बदलने की एक खबर भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी उनको बदल सकती है, इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष के पद में भी बदलाव कर सकती है। तो किस तरह पार्टी जिम्मेदारी देगी और कितने बड़े बदलाव करेगी, इस पर ही चर्चा है। क्योंकि पार्टी जो बदलाव करेगी इसी टीम के साथ 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी उसको उतरना होगा। और जब वो चुनाव में उतरेगी तब तक सियासी हालात क्या बनेंगे उत्तर प्रदेश में, कोई छोटे मोटे गठबंधन एक बड़ा रूप ले लेंगे, योगी सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी तरह की चुनौती क्या पेश करेंगे, और पार्टी एक बार फिर से क्या तमाम जो अपने उसके पास जो एक टीम है उसके साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में फतह हासिल करने के लिए अपना भरोसा जता पाएगी योगी आदित्यनाथ पर, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि कोरोना महामारी के बाद में सेकंड दौर में ही, इसकी दूसरी लहर में ही योगी आदित्यनाथ ने बीच में कई अभी मंडलों का दौरा किया है और यह मैसेज दिया है कि वो इस महामारी के दौरान भी सक्रिय हैं। लेकिन लखनऊ में जिस तरह का सियासी माहौल बदला है, तमाम तरह की बैठकों का दौर चला है, उससे इस बात को लेकर यह साफ होती है बात, और जो बीजेपी संघ की बैठक भी उत्तर प्रदेश को लेकर हुई है उससे भी ये बात साफ होती है कि हालात जो है या जो चर्चाएं हैं या जो अटकलें हैं वो सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार तक नहीं है। ए शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा का योगी कैबिनेट में आने की जो चर्चा है उसके बहुत बड़े सियासी मायने हैं और आने वाले वक्त में बहुत बड़े बदलाव भी उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल सकते हैं। क्या किसी बड़े नेता को केंद्र से जिम्मेदारी दी जा सकती है, यहां से किसी को केंद्र की सरकार में भेजा जा सकता है, बहुत तरह की चर्चाएं आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखने को मिलेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि बीजेपी और संघ परिवार इसको लेकर बेहद सतर्क है, अलर्ट है। 2022 का फरवरी में जो चुनाव होना है उस पर उनकी पूरी नजर है और इसके लिए तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देना या अभी से दौड़ शुरू करना ताकि चुनाव आने तक पार्टी इलेक्शन के मोड में आ जाए, इसको लेकर भी वो लोग बेहद सतर्क हैं। कहा जाता है कि अभी जब हमने देखा था 2-2.5 साल पहले लगभग ऐसा वक्त था जब कई विधायकों ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हंगामा किया था, तो तब यह माना गया था कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कहीं कोई क्या नाराजगी के सुर हैं। और उसके बाद एक बड़ी चर्चा चली थी उत्तर प्रदेश में डैमेज कंट्रोल की। उसके बाद हालांकि बहुत बड़ी बात सामने नहीं आई और योगी आदित्यनाथ केंद्रीय आलाकमान का भरोसा जीतने में अब तक कामयाब रहे हैं। लेकिन जो भी बदलाव होंगे पार्टी के अंदर वो इस बात को साफ करेंगे, पार्टी की रणनीति बताएंगे कि वो 2022 के विधानसभा चुनाव में
कैसे उतरने जा रही है, वो किन समुदायों को, किन वर्गों को ज्यादा अहमियत मंत्रिमंडल विस्तार में देगी, कई आयोगों के अध्यक्षों के पद भरे जाने हैं उनमें किस समाज के लोगों को वरीयता देगी और उसकी क्या रणनीति रहेगी। और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के पहले चरण का भी उद्घाटन करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है और इसको एक बहुत बड़े पैमाने पर किया जाना है। कोरोना महामारी की वजह से जो गांव-गांव अभियान था बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस का, वो नहीं हो पाया, लेकिन इसके बाद भी सोशल मीडिया पर यह अभियान अच्छा खासा है। और जो पहला चरण होगा राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का जो उद्घाटन होगा, उसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्द दिसंबर तक उसको आचार संहिता लगने से पहले शिव पार्टी योगी सरकार और बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। तो ये सब तमाम चीजें उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बदलती रहेंगी और आने वाले दिनों में इस बात को साफ कर दिया जाएगा, ये बात साफ होगी कि होने क्या जा रहा है उत्तर प्रदेश में और बीजेपी किस सियासी लाइन पर, किस सियासी पिच पर खेलने जा रही है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।